ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, लेकिन जब मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे उनसे, तो शुरू में मुझे भी नहीं समझ में आता था यार। जब वो देख करके या ऐप बनाने बैठा तो फिर एक अजीब तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होता था, है ना। तो जो वो सब बाद में जब मैंने पता किया तो बहुत सारे चीज़ें फीचर्स उसमें मिसिंग है ना। लेकिन इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पूरा बताऊंगा रिएक्ट के बारे में। इसके बाद अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर खुद अपना वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो, आपको पूरा आगे पीछे पूरा पता होगा रिएक्ट के बारे में कि रिएक्ट आखिर है क्या, कैसे काम करता है, क्या और उसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कैसे आप रिएक्ट को यूज़ करके एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का एजेंडा क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि हम जानेंगे वाई रिएक्ट, है ना। तो आखिर हमें रिएक्ट सीखना ही क्यों है, जबकि हमारे पास में बहुत सारे अदर लाइब्रेरीज भी है, एंगुलर भी है, व्यू है ना। मेरे और अगर इन सब फ्रेमवर्क्स को मैं हटा भी दूँ, अगर मैं सीधा बात करूँ तो फिर मेरे पास में नॉर्मल डॉम भी है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज़ करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट लिख करके मैं वेब एप्लीकेशन बना सकता हूँ, लेकिन रिएक्ट हमें क्यों चाहिए, ले है ना। तो नॉर्मल सा सवाल आपके दिमाग में पहले आना चाहिए कि रिएक्ट आखिर मैं यूज़ करूँ तो करूँ क्यों, है ना। मेरे पास में डॉम है, मैं फालतू का एक नया लाइब्रेरी सीख करके, नया चीज़ सीख करके अपने वेबसाइट में आखिर लगाऊं तो लगाऊं क्यों, है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, मैं आपको बताता हूँ कि रिएक्ट, है ना, आप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपका काम आसान करता है वेब पेज को रेंडर करने में, है ना, और आपका डेटा मैनेज करने में। ठीक है, तो अगर आप ऐसे डॉम यूज़ करते जाओगे तो फिर आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक है अपना डेटा को मैनेज करना, मैनेज डेटा, और दूसरा चीज़ है कि आपको अपना जो भी डेटा चेंजेस हुआ है उसको यूआई में ले जा करके अपडेट करना, है ना। ये दोनों काम आपको करना है ना। तो उसके लिए आपको डॉम मिलता है, डॉम बोल करके एक लाइब्रेरी जो ब्राउज़र एक्सपोज करती है जावास्क्रिप्ट के लिए, है ना। तो इसे यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट से ब्राउज़र को चला सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से करने में, है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना। एक है कि आपका जो रेंडरिंग, अगर आपका है ना फ्रीक्वेंट री रेंडर अगर हो रहा है वेब एप्लीकेशन, है ना, फ्रीक्वेंट री रेंडर्स हो रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। अभी री रेंडर का मतलब क्या है ना। रेंडर का मतलब होता है कि आपने जो डेटा चेंज किया उस डेटा को ब्राउज़र में ले जा करके जो रिएक्ट ने दिया ना, तो उसे हम लोग री रेंडर बोलते हैं। मतलब कि आपका जो डेटा चेंज हो गया उस डेटा को यूआई में ले जा करके अपडेट किया है, करने को हम लोग री रेंडर बोलते हैं। मतलब रेंडर का मतलब है उठा करके डेटा को वहाँ पे देना, है ना। री रेंडर का मतलब है कि फिर से रेंडर करना, है ना। दैट्स इट, है ना। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंट री रेंडर से आपको बचने के लिए, और पूरा एक ऑप्टिमल वे में यूआई अपडेट करने के लिए रिएक्ट काम पे आता है। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग, है ना। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो वाई रिएक्ट जो था ना, पहला क्वेश्चन, है ना, ये दूसरे से भी रिलेटेड है। ठीक है, हाउ रिएक्ट वर्क्स, है ना। रिएक्ट आखिर काम कैसे करता है, मैं आपको, है ना, बताता हूँ। ठीक है, ऐसे नॉर्मल तरीके से आप सोचो एक कैजुअल आदमी की तरह, है ना। सपोज ये सारा मेरा HTML का एलिमेंट्स है ना। अगर किसी को HTML एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, तो HTML एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे H1 हो गया, जिसके थ्रू आपका, है ना, जो डॉम का आपका यूआई है ना बना होता है। जैसे H1 टैग हो गया, LI लिस्ट आइटम टैग, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, डिव टैग हो गया आपका डिवीजन के लिए, सेक्शन टैग हो गया, ये सारे आपके HTML एलिमेंट्स है ना। तो सपोज समझो कि मेरे पास में ये 3 डिव एलिमेंट्स है ना, 3 सेक्शंस है ना। मेरे पेज के 3 सेक्शंस है जो कि ऐसे दिखते हैं, है ना, जिसको मैंने
पहला वाला पार्ट को 1 नाम दिया है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है ना। अभी ऐसे दिख रहा है। अब मेरा यूआई अपडेट हो गया, यूज़र ने कुछ डेटा चेंजेस किया तो उसके कारण मेरा यूआई अपडेट हुआ, है ना। यूआई अपडेट होने के कारण मेरा चेंज जो स्टेट है फाइनल वाला इस तरीके से कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए ना। 1 2 3 4 मतलब कि मैंने फोर्थ वाला एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया, है ना। सपोज ये था आपका H1 H2 H3, तो यहाँ पे H1 H2 H3 और फिर H4 भी मैंने डाल दिया, है ना। अभी रिएक्ट, है ना। देख, अगर आपने ना किसी ने वेब एप्लीकेशन पहले पढ़ा होगा तो फिर, या फिर नहीं भी पढ़ा है तो ये चीज़ याद रखना कि जो है ना डॉम रेंडरिंग जो होता है ना, इज़ अ कॉस्टली ऑपरेशन। ठीक है, ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन होता है ना। तो इसके कारण इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरा हाई है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हाई होने के कारण अगर आपका फ्रीक्वेंट री रेंडर्स होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी, आपके एप्लीकेशन स्लो होगा, है ना। तो उसका रिएक्ट ने क्या किया कि इस टाइप का जो बॉक्स है ना, जो 1 2 3 से 1 2 3 4 में ले जाने के लिए ब्राउज़र क्या करता है कि नॉर्मल अगर आप डॉम लिखते हो तो वो क्या करेगा कि ये तीनों को जो एग्जिस्टिंग स्टेट है इसको डिस्ट्रॉय करके कंप्लीटली विथ 1 2 3 4 वो रीपेंट करेगा यूआई में, है ना। तो मेरा जो ये डेटा है चेंज हो ना हो, लेकिन मैं इसको उठा करके रीपेंट कर दूंगा, है ना। अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो सोचोगे कि भाई ये डॉम को रीपेंट करना तो वैसे कॉस्टली है ना। तो फिर अगर मैं 3 डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, 4 को रीपेंट कर रहा हूँ, ये तो और ज़्यादा कॉस्टली हो गया, है ना। तो रिएक्ट क्या करेगा कि देखेगा कि पहला 1 2 3 ये तो सेम ही है ना। तो फिर ये तीनों को डिस्ट्रॉय मैं क्यों करूं, मैं इसी का इस्तेमाल करके सिर्फ चौथा वाला यहाँ पे पेंट कर दूंगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि मुझे सिर्फ एक कॉस्टली ऑपरेशन लगा, ना कि 7, जो कि 3 था ये डिस्ट्रॉय करने का और 4 था कि इसको दोबारा रीपेंट करने का, है ना। तो 7 ऑपरेशन से मेरे लिए सिर्फ एक ही कॉस्टली ऑपरेशन रह गया, है ना। ठीक है। तो फिर रिएक्ट ने आपको 7 टाइम्स मोर 7 टाइम्स लेस टाइम खाया है ना आपका। तो उसके कारण आपका टाइम भी बचा है ना। अब इसका मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे एक index.html फाइल बना लेते हो, है ना। आई एम सॉरी, गलती से मैंने कॉमा दे दिया है यहाँ पर। index.html फाइल बनाओ, ठीक है। HTML, है ना। बाकी सबको मैं वैसे ही छोड़ता हूँ, कुछ नहीं करूँगा, बस यहाँ पे 2 सेक्शंस बनाता हूँ, ठीक है। गौर से देखना, ये अगर आपने जान लिया तो रिएक्ट का बारे में आपको ओवरऑल ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आखिर है क्या। मैं लिख रहा हूँ HTML, ठीक है। तो यह HTML में मैं इसके अंदर HTML का सेक्शन डालूंगा, ठीक है। जो HTML का कोड होगा मैं डालूंगा इसके अंदर, और इसके अंदर मैं सेम कोड लिखूंगा रिएक्ट के थ्रू, ठीक है ना। मैं सेम कोड लिखूंगा रिएक्ट के थ्रू, ठीक है। जो एप्लीकेशन मैं नॉर्मल डॉम से री रेंडर कर रहा हूँ वो इसके अंदर आएगा, इस डिव के अंदर। जो रिएक्ट से बनाया हूँ वो इस डिव के अंदर आएगा, ठीक है। अभी आप लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे होंगे कि आखिर इसके अंदर मैं एप्लीकेशन कैसे डालूंगा। तो एक्चुअली में जो भी आपका जो रिएक्ट जो काम करता है वो एक्चुअली करता क्या है कि आपको डायरेक्ट डॉम पे काम नहीं करना है, आपको रिएक्ट डॉम पे काम करना है, ठीक है। मतलब कि उसने अपना एक वर्चुअल डॉम दे दिया है। वर्चुअल डॉम कहने का मतलब है कि डॉम के जैसा एक अलग ही ब्राउजर जैसा ही एक अलग ही पिक्चर आपको पेपर जैसा कुछ दे दिया है ना। उस पे आप अपना लिखोगे कि मेरा फाइनल स्टेट ऐसा होना चाहिए, है ना। तो रिएक्ट उसको ले जा करके ब्राउज़र में सही तरीके से दिखाएगा, है ना। ये हो गया पहला चीज़। अभी आपको करना क्या है कि इस वेबसाइट पे जाना, react js cdn लिखना, पहला जो साइट आएगा यहाँ से आपको ये 2 cdn को कॉपी करना है ना। ये है एक रिएक्ट का, दूसरा है रिएक्ट डॉम। मैंने बोला ना कि
रिएक्ट डॉम किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आपको अपना चेंजेस ब्राउज़र को ना बता करके रिएक्ट को बताना है ना? फिर रिएक्ट डिसाइड करेगा कि ऑप्टिमल वे में मैं कैसे ले जा करके उस चेंजेस को ब्राउज़र में रिफ्लेक्ट करूँ, है ना? तो मैंने उसको कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपका दो रेफरेंस हो गया, एक रिएक्ट लाइब्रेरी का, एक रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी का। अभी ये दो लाइब्रेरी को अगर आपने इंक्लूड कर दिया है तो अब आपका ब्राउज़र को समझ में आएगा कि रिएक्ट यूज़ हो रहा है बोल करके, है ना? तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ जल्दी से। इसको मैं नाम दूंगा index.js। ओके, राइट, नाउ आई हैव वन फाइल कॉल index.js। अभी देखो कमाल। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी index.js में सपोज मैं एक तो फंक्शन लिख रहा हूँ रेंडर। हाँ, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इस फंक्शन को मैं हर एक एक सेकंड पे कॉल करता रहूँ, है ना? तो मैं इसका फंक्शन का रेफरेंस दूंगा 1000, है ना? तो फिर अगर किसी को सेट इंटरवल के बारे में नहीं पता है तो सेट इंटरवल एक तो टाइमर जैसा मेथड है। तो जो भी मेथड आप इसको पास करोगे इतने डिले के बाद में वो उस मेथड को कॉल करता ही रहेगा कंटिन्यूअसली, है ना? इतना ही काम है सेट इंटरवल का, है ना? ओवरव्यू में इतना ही काम है। ठीक है, रेंडर मेथड दिया, रेंडर को वो कॉल करता ही रहेगा, हर एक एक सेकंड के बाद में कॉल करता ही जाएगा। ठीक है, तो सपोज मैं अभी मेरे को दो पार्ट बनाना है ना, एक है HTML का सेक्शन और दूसरा है रिएक्ट का। ठीक है, तो मैं जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट पता होगा तो जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट लिटरल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, तो फिर पहले मैं क्या करूँगा कि उसका रेफरेंस ले लेते हैं पहले। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके बाद यहाँ पर मैं नाम दूंगा HTML। ठीक है, अभी मेरे पास में HTML div का रेफरेंस आ गया जो कि ये वाला div था, है ना? इसका मेरे पास में एक रेफरेंस आ गया है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो इनर HTML है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर जो कंटेंट जाना है वो होना पड़ेगा मुझे इनपुट। ठीक है, एक इनपुट टाइप होगा, है ना? इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट। ठीक है ना? और सपोज वैल्यू इज इक्वल्स टू एम्प्टी ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, इसके साथ मैं एक लेबल भी ले लूँगा जो कि मेरा टाइम बताएगा, है ना? मैंने ये लेबल ले लिया। इसके बाद डॉलर और कर्ली ब्रेस में मेरा एक्सप्रेशन, है ना? न्यू डेट, ठीक है, सपोज इतना ही रखते हैं। हाँ, ये बेसिक HTML है और ये जो है ये बेसिक जावा ES6 का टेम्पलेट स्ट्रिंग है ना? एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रिंग होता क्या है कि मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि एक स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे आपको पता है ना एक टेम्पलेट होता है ना, जैसे फॉर्म देता है, फॉर्म में आपको सब कुछ पहले से टेम्पलेट की तरह भरा है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको वैल्यूज अपने डालना है जो आपका यूनिक होगा, है ना? तो जैसे मैंने बैंक का फॉर्म भरा तो एक फॉर्म मुझे देगा, वो फॉर्म बैंक देगा, तो बैंक उस फॉर्म में बहुत सारे कॉलम्स होगा, उसके फील्ड्स होंगे जिसका वैल्यू मुझे भरना है ना? तो फिर उस फील्ड्स को जो भरना है वो पूरा फॉर्म को हम अगर एक टेम्पलेट माने तो ये भी उसी तरीके का एक टेम्पलेट है। जो वैल्यू मुझे भरना है वो है बस ये डॉलर और दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप अपना वैल्यू डाल सकते हैं। नया फीचर है जावास्क्रिप्ट का, बहुत ही कूल है, वो बहुत जगह काम भी आएगा, बहुत इंटरव्यू में पूछे भी जाएंगे। इसे इंटरपोलेशन भी बोलते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, मतलब कि एक टेम्पलेट स्ट्रिंग है ये, है ना? यहाँ से लेके ये जो है ये सभी के लिए सेम है, बस ये पार्ट अलग है ना? ओके, सो
नाउ अब दूसरा बात है कि एक और बच गया, ये हो गया आपका HTML। अब बचता है रिएक्ट का बात। ठीक है, पहले देख लो आपकी UI कैसे दिखता है। हाँ, मैं अगर इसको राइट क्लिक करके लाइव सर्वर से खोलूं तो फिर आपको इस तरीके का UI दिख रहा है ना। एक बराबर एक लेबल है और एक मेरे पास में इनपुट टाइप टेक्स्ट है। ठीक है, अब बात आता है रिएक्ट का। ठीक है, अब देखो कमाल, है ना। अभी जो हमें मैंने बोला ना कि दो लाइब्रेरीज का मैंने रेफरेंस लिया था, एक था रिएक्ट डॉम का और एक था रिएक्ट का। तो रिएक्ट डॉम के कारण मुझे ग्लोबल वेरिएबल मिल गया जिसका नाम है रिएक्ट डॉम बोल करके, है ना। डॉट रेंडर अगर मैं कॉल करूंगा तो फिर मैंने बोला था ना कि आपने जो चेंजेस रिएक्ट यूज करके कर रहे हो वो आपको रिएक्ट को बताना, ब्राउजर को नहीं। रिएक्ट ब्राउजर को बताएगा, ठीक है, एक ऑप्टिमल वे में। तो मैं वही कर रहा हूँ अभी, इसे रेंडर को यूज करके मैं बता रहा हूँ रिएक्ट को कि देखो भाई मेरे पास में ये चेंजेस है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा कि HTML एलिमेंट के जगह में अब मैं बना रहा हूँ रिएक्ट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट। हाँ, नाम दे दो सेम जो ऊपर का था वही, इनपुट, है ना। और दूसरा बात आता है उसका एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे मैंने इसका टाइप वैल्यू वगैरह दिया ना, अभी मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, नल छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर तीसरा पैरामीटर होता है इसके चिल्ड्रन, मतलब कि अगर जैसे div है, div के अंदर भी कोई वैल्यूज होते हैं ना, कुछ अलग। div के अंदर h1 हो गया तो वो h1 div का चिल्ड्रन बन जाता है। ठीक है, मैं इतना ही छोड़ता हूँ। ठीक है, पहला चीज मैंने बोला कि मुझे रिएक्ट से कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक इनपुट एलिमेंट चाहिए। दूसरा बताना है कि कहाँ चाहिए, तो मैं उसका रेफरेंस दूंगा इसको डॉक्यूमेंट डॉट, आप लोगों ने सही गेस किया होगा, ये होगा आपका रिएक्ट के अंदर, है ना। ठीक है, अब देखो कमाल, है ना। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, दो पार्ट आया है। अगर आप और से देखोगे ना तो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी लिखने जाऊँ ना, ये जो प्योर HTML से है, ये मुझे लिखने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये पूरा इसको डिस्ट्रॉय करके दोबारा रीपेंट करता है ना। लेकिन रिएक्ट वैसा नहीं करता है। रिएक्ट को अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके अपना नाम लिखता हूँ, है ना, प्रणय बोल करके, ठीक है, तो रिएक्ट ने क्या देखा कि भाई मेरा हर एक सेकंड में, है ना, मुझे डिस्ट्रॉय करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दोबारा यही चीज चाहिए, है ना, ये मेरे पास में है। तो मेरे पास में सपोज अभी मेरे पास में P था, अगर मैंने R डाला तो रिएक्ट ने एक चेंज किया कि पहले जो P था, पहले जो ये वैल्यू था, है ना, वो वैल्यू को वो उसने सीधा जा करके इसके अंदर डाला, मतलब P पे R अपेंड किया, है ना, NAY, है ना। तो अब देखो कि रिएक्ट का कमाल, ब्राउजर आपका डॉम को डिस्ट्रॉय करके रीपेंट करता है ना। लेकिन रिएक्ट को देखो, रिएक्ट अब जो भी लिखो वो रीपेंट नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑप्टिमल वे से आकर के इसको आपको फाइनल स्टेट अचीव करने में मदद करता है। ठीक है, रिएक्ट को नहीं मतलब है कि पहले ऐसा था बाद में ऐसा हुआ, है ना। रिएक्ट को सिर्फ इतना मतलब है कि मेरा UI ऐसा दिखना चाहिए। तो अभी ऐसा है तो मैं दोबारा से इसे सेकंड टाइप का कैसे बना, अगर फर्स्ट टाइप ऐसा है, अगर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जो कॉमन है मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, बल्कि मैं उसका रीयूज करूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्ट के बारे में, है ना। तो फिर रिएक्ट का लास्ट का मैं बताता हूँ कि रिएक्ट का फंडा है, ठीक है, एक ही चीज़ है। रिएक्ट ने जो लाइब्रेरी है ना वो एक ही चीज़ बोलता है कि डेवलपर्स टेक केयर ऑफ डेटा, डेवलपर्स टेक केयर ऑफ देयर डेटा, हाँ, while DOM changes are taken care of by
एकदम सही, रिएक्ट, है ना, ये लाइन को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। यही है मेन फंडा रिएक्ट का। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक डिपेंडेंसी मैनेजर के थ्रू, नोड एंड नोड डिपेंडेंसी मैनेजर के थ्रू मैं आपको पूरा बताऊंगा, एनपीएम के थ्रू, नोड के थ्रू आपको रिएक्ट के एप्लीकेशन को कैसे रन करना है। ES6 के भी बारे में बताऊंगा, जावास्क्रिप्ट के भी बारे में बताऊंगा, और सारे कूल फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा। उसके अलावा आपको कहीं देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपने ये सीरीज देख लिया तो आप जावास्क्रिप्ट भी जानोगे, रिएक्ट भी जानोगे, और पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा मैं, कोई टेम्पलेट कुछ यूज ना करके, पूरा स्क्रैच से, है ना। मैं कोई क्रिएट रिएक्ट ऐप बोल करके टेम्पलेट वगैरह यूज नहीं करूंगा। पूरा बेबल वेब पैक आपको लोडर के थ्रू मैं पूरा सब चीज़ बताऊंगा कि आखिर है क्या, तो आप बन जाओगे एक बेहतरीन वेब डेवलपर। तो फ्यूचर में जा करके कहीं आपको दूसरे भी अगर फ्रेमवर्क्स पे काम करना पड़े, जैसे एंगुलर हो गया या व्यू हो गया, तो भी आपको नॉलेज जावास्क्रिप्ट का रहेगा। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू।